पश्चिम आइलैंड में एक जंगल है जो किसी भी नक्शे पर नहीं दिखता। कहानियों के अनुसार यह जंगल खोए हुए लोगों को अपनी ओर खींचता है और उन्हें कभी बाहर नहीं निकलने देता। जॉन इस समय उसी जंगल से बाहर निकलने की कोशिश में दौड़ रहा है क्योंकि रात गिरने वाली है। उसकी घड़ी बंद हो गई है और वह बार बार उसी जगह पर लौट आता है। साथ ही वापसी का कोई रास्ता नहीं कहने वाले कई संकेत भी देखता है जिन पर अलग अलग नंबर लिखे होते हैं। अचानक जॉन के ऊपर बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं और वह देखता है कि रात हो चुकी है, इसलिए वह छिपने के लिए एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। दुर्भाग्यवश शाखा टूट जाती है और वह गिर जाता है। डरे हुए जॉन अपने बैग में से एक चाकू निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी रक्षा कर सके एक रहस्यमय प्राणी आकर उसे खींच लेता है। इस बीच शहर में अमेरिकी अप्रवासी और कलाकार मीना एक पालतू जानवर की दुकान में काम करती है। एक दोपहर उसके बॉस ने उसे एक पक्षी दिखाया जिसे दूसरे शहर के एक चिड़ियाघर में ले जाना था और उसने मीना से यह यात्रा करने को कहा। मीना ने उस पक्षी का नाम डार्विन रखा और उसे अपने घर ले गई। उसने डार्विन को बताया कि आज उसकी मां की मृत्यु की 15वीं वर्षगांठ है, इसलिए आज रात वह भूलने के लिए बाहर जाएगी। उसने एक विग पहनी और एक बार में नकली नाम और नकली नौकरी के साथ लड़कों से मिलने चली गई। अगली सुबह उसने डार्विन से उसे जज न करने को कहा, यह समझाते हुए कि उसे ड्रेसअप खेलना पसंद है क्योंकि असली मीना पसंद नहीं की जाती। वह डिलीवरी करने के लिए अपनी कार में शहर से बाहर निकल गई। रास्ते में सिर्फ गैस भरने के लिए रुकी। यात्रा के दौरान उसे अपनी जुड़वा बहन का फोन आया, लेकिन मीना ने फोन नहीं उठाया और वॉइस मेल सुनी। उसकी बहन ने मीना को उनकी मां के स्मारक में नहीं आने के लिए फटकार लगाई और बताया कि 15 साल हो चुके हैं, इसलिए मीना को अपने परिवार से दूर भागना बंद कर देना चाहिए। वॉइसमेल को भी नजरअंदाज करते हुए मीना जंगल के पास लापता लोगों के दर्जनों संकेतों को देखे बिना ही आगे बढ़ गई। कुछ समय बाद मीना जंगल पार कर रही होती है और उसे यह इलाका पहचाना नहीं लगता। उसका फोन और कार का रेडियो बंद हो जाते हैं और फिर कार भी खराब हो जाती है, जिससे मीना फंस जाती है। वह गाड़ी से उतरती है और एक वापसी का कोई रास्ता नहीं का साइन देखती है, जिससे उसे लगता है कि कोई पास में रहता है। मीना कार में वापस जाकर अपना बैग और डार्विन लेती है और मदद के लिए पुकारते हुए इधर उधर भटकने लगती है। कुछ नहीं होता और मीना वापस लौटने का फैसला करती है, लेकिन जब वह मुड़ती है तो कार गायब होती है। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता, इसलिए वह बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए घूमती रहती है। रात गिरने पर अचानक उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी उड़ने लगते हैं और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तभी वह एक बूढ़ी औरत को पास दौड़ते हुए देखती है। हताश मीना उसके पीछे दौड़ती है और उसे एक इमारत में प्रवेश करते हुए देखती है, जहां वह औरत उसे बताती है कि अगर वह जीवित रहना चाहती है तो अंदर आ जाए। मीना ऐसा ही करती है और अंदर 2 और लोग पाती है। बूढ़ी औरत कहती है कि उसका नाम मैडलिन है और बाकी 2 लोग सियारा और डेनियल हैं। वे इस इमारत को द कूप कहते हैं और वे भी जंगल में खो गए थे, इसलिए अब वे यहाँ छिपे रहते हैं। समूह मीना को एक शीशे की खिड़की के पास ले जाता है क्योंकि मैडलिन समझाती है कि बाहर के जीवों को द वॉचर्स कहा जाता है। वे हर रात उन्हें खिड़की से देखने आते हैं और सूर्योदय तक चले जाते हैं। मैडलिन मीना को एक कदम आगे बढ़ने के लिए कहती है और वॉचर्स ताली बजाकर शो में स्वागत करते हैं। बाद में मीना बैठकर शीशे की खिड़की को देखती है और अपनी माँ के बारे में सोचती है। सुबह के समय मीना दूसरों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए कूप से बाहर निकल जाती है। जब वह जंगल में घूमती है तो उसे अपना नाम फुसफुसाते हुए सुनाई देता है और दूरी पर एक लड़की को देखती है जो उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। डरी हुई मीना भागने लगती है और एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि वह एक विशाल जंगल के बीच में है जिसका कोई अंत नहीं है। जब मीना वापस आती है तो मैडलिन उसे बताती है कि उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की है, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। यह जंगल भ्रम पैदा करता है और किसी को भी पागल बना सकता है। साइन बोर्ड आधे दिन की यात्रा के दायरे में कूप के चारों ओर एक घेरे में रखे गए हैं और वे एक सीमा के रूप में काम करते हैं। इस रेखा को पार करने का मतलब है कभी वापस न आना। ये साइन बोर्ड किसी प्रोफेसर नाम के व्यक्ति द्वारा बनाए गए थे। मीना के पास कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए वह दूसरों के साथ कूप में वापस चली जाती है। शाम को डेनियल एक भाषण देता है ताकि मीना की शो में वापसी की घोषणा की जा सके और सियारा वॉचर्स के लिए कुछ संगीत बजाती है और नाचती है। उन्हें एक रियलिटी शो की कुछ डीवीडी मिली है, इसलिए मीना अपना ध्यान बटाने के लिए उन्हें देखती है और बॉक्स के पीछे प्रोफेसर का नाम देखती है। अगली सुबह समूह भोजन की तलाश में बाहर जाता है और सियारा मीना को औषधीय पौधों की पहचान करना सिखाती है। सियारा बताती है कि डेनियल को अक्सर सिर दर्द होता है और जॉन के अनुसार उसे सियारा पसंद थी। जॉन सियारा का पति 6 दिन पहले चला गया था, लेकिन तब से उसका कोई समाचार नहीं है। सियारा यह भी साझा करती है कि मैडलिन का सिद्धांत है कि वॉचर को देखना किसी को पागल बना सकता है। फिर वह मीना को एक बिल दिखाती है और समझाती है कि ये पूरे जंगल में हैं। वे भूमिगत सुरंगों के एक सिस्टम से जुड़े हैं और वहीं वॉचर्स दिन में रहते हैं। मीना के आश्चर्य के लिए सियारा स्वीकार करती है कि वह और जॉन यहाँ लगभग 5 महीने पहले आए थे, हालांकि उसने गिनती खो दी और वह वास्तव में निश्चित नहीं है। बाद में दोपहर के भोजन के दौरान मैडलिन मीना को जीवित रहने के नियम सिखाती है। उन्हें कभी भी आईने की तरफ पीठ नहीं करनी चाहिए, अंधेरा होने के बाद दरवाजा कभी नहीं खोलना चाहिए, कभी भी बिलों के पास नहीं जाना चाहिए और हमेशा रोशनी में रहना चाहिए। वे तीनों एक साथ नियमों को एक अजीब तरीके से दोहराते हैं।
दिन बीतते जाते हैं। मीना खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है, रियलिटी शो देखते हुए और अपने नोटबुक में स्केच बनाते हुए। शाम को वह आईने को घूरती है और बाहर कुछ आवाजें सुनती है, लेकिन वह संदेह करती है। एक रात वह जल्दी सोने चली जाती है और जीव बाहर गर्जने और चीखने लगते हैं, इसलिए मैडलिन उसे आईने को तब तक घूरने पर मजबूर करती है जब तक वे शांत नहीं हो जाते। कुछ समय बाद डेनियल जानवरों के लिए अपने जालों की जांच करने जाता है, यह बताते हुए कि वह जॉन के साथ शिकार किया करता था। मीना भी उसके साथ जाती है और जंगल में उस छोटी लड़की को बार बार देखती है। डेनियल बताता है कि मैडलिन पहले एक विश्वविद्यालय की शिक्षक थी, इसलिए उसे लगता है कि वह सब कुछ जानती है। वह यहाँ 8 महीने से है और मीना को यह अजीब लगता है कि उसने कभी किसी वॉचर को नहीं देखा। डेनियल और मीना दोनों ही मैडलिन की कहानी पर संदेह व्यक्त करते हैं और मीना एक बिल में जाने का प्रस्ताव रखती है, डेनियल के डर से विरोध करने के बावजूद। डेनियल द्वारा पकड़ी गई रस्सी का उपयोग करके मीना एक बिल में उतरती है और लाइटर के साथ चारों ओर देखती है। उसे बहुत सारी छोड़ी गई वस्तुएं मिलती हैं, जिनमें 1992 का एक अखबार, एक वीडियो कैमरा और एक प्लश खरगोश शामिल हैं। वहाँ एक साइकिल भी है जिसे मीना रस्सी के माध्यम से डेनियल के पास भेजती है। उसी समय उसे अंधेरे में एक अजीब आवाज सुनाई देती है और मीना डेनियल को पुकारती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। अचानक 6 उंगलियों वाला एक हाथ धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आता है और एक अजीब भाषा में बोलता है। मीना फिर से चिल्लाती है। इस बार आखिरकार रस्सी ऊपर से नीचे गिरती है। कुछ समय बाद मीना सियारा और मैडलिन को वे सारी चीजें दिखाती है जो उन्होंने उस गड्ढे से निकाली हैं, कहते हुए कि उन्होंने उन्हें एक बड़ी चट्टान के नीचे पाया। मीना सोचती है कि साइकिल उनकी मदद कर सकती है, लेकिन मैडलिन सहमत नहीं होती और वह देख सकती है कि मीना ने कुछ देखा है। वह उससे बार बार पूछती है, लेकिन मीना इसे नकार देती है। इसी बीच डेनियल कैमरे को कूप के पावर स्रोत से जोड़ता है, यह बताते हुए कि प्रोफेसर ने इसे तब स्थापित किया होगा जब उसने यह जगह बनाई थी। टीवी को भी जोड़कर अब उनके पास एक बुनियादी निगरानी प्रणाली है। उस रात समूह स्क्रीन पर कुछ दिखाई देने की प्रतीक्षा करता है। अचानक सियारा को एक आवाज सुनाई देती है और कैमरे पर कुछ पैर दिखाई देते हैं, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। वह व्यक्ति बोलता है और सियारा जॉन की आवाज सुनकर उत्साहित हो जाती है, जो उन्हें अंदर आने की भीख मांग रहा है। मैडलिन तुरंत इसे मना कर देती है, सियारा को याद दिलाते हुए कि वॉचर्स उन्हें फंसाने के लिए चालें खेल सकते हैं। जबकि जॉन भीख मांगता रहता है और कहता है कि वह घायल है। एक बहस शुरू हो जाती है, जिसके दौरान मैडलिन मीना और डेनियल को स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है कि उन्होंने एक बिल के साथ छेड़छाड़ की है। सियारा अभी भी अपने पति को बचाना चाहती है, इसलिए मैडलिन उसे कुछ ऐसा पूछने के लिए कहती है जो केवल जॉन ही जान सकता है। दुर्भाग्यवश जॉन यह याद नहीं कर पाता कि सियारा कौन सी किताब पढ़ रही है। हालांकि उन्होंने वह किताब एक साथ खरीदी थी क्योंकि वह उसे सियारा की याद दिलाती थी। इसलिए सियारा जॉन से कैमरे पर अपना चेहरा दिखाने के लिए कहती है। उसी क्षण जॉन स्क्रीन पर दिखाई देता है और मदद मांगता है, तभी उसे खींच लिया जाता है। फिर कुछ कैमरे पर जोर से टकराता है, जिससे वह टूट जाता है। समूह शीशे के सामने खड़ा हो जाता है, जबकि बाहर गुस्से में भरा वॉचर उसे बार बार मारता है जब तक कि वह दरार नहीं कर देता। अगली सुबह मैडलिन साइकिल को वापस बिल में फेंक देती है, उम्मीद करते हुए कि इससे वॉचर्स शांत हो जाएंगे। मीना वादा करती है कि वह अब नियम नहीं तोड़ेगी। बिल में साइकिल को अंधेरे में खींच लिया जाता है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि कैसे छोटी मीना अपनी बहन और माँ के साथ कार की सवारी पर थी। यह पता चलता है कि जंगल में वह छोटी लड़की उसकी जुड़वा बहन जैसी दिखती है। मीना बार बार नियम तोड़ती रही और इससे उसकी माँ के साथ बहस हो जाती है, जिससे उसकी माँ ने खिड़की बंद करने की कोशिश की और मीना की उंगलियां फंस जाती है। डंडा उसकी चीख ने उसकी माँ का ध्यान भटकाया, इससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वर्तमान में मीना संकेतों का स्केच बनाना जारी रखती है और इस बात पर टिप्पणी करती है कि जंगल उसके दिमाग से खेल रहा है। इससे पहले वह उन पेड़ों को चिन्हित करती है जिन्हें उसने पहले ही देख लिया है। हफ्ते बीते रहते हैं, जिससे दिन ठंडे और छोटे हो जाते हैं। हर कोई भागने की आशा खो चुका है और टूटने की कगार पर है। मीना सुनती है कि मैडलिन डेनियल पर चिल्ला रही है, उसे डांटते हुए कि उसने काफी समय से कुछ नहीं पकड़ा है और वे जल्द ही भूखे मर सकते हैं। धूप में सियारा सारी बहस को नजरअंदाज करते हुए रियलिटी शो देखती रहती है और मीना फर्श पर डूडल बनाती रहती है। अचानक वह मुड़ती है और देखती है कि सियारा गायब है। मीना जंगल में दौड़ती है और सियारा को एक बिल के किनारे खड़ा पाती है, जो खुद को समाप्त करके फिर से जॉन के साथ होने पर विचार कर रही थी। उसी समय वे एक चीख सुनते हैं और शोर का पीछा करते हुए पाते हैं कि डेनियल मैडलिन को बांध रहा है। मैडलिन कहती है कि डेनियल ने अपना दिमाग खो दिया है, लेकिन डेनियल बस यह घोषणा करता है कि अब वे अपने नियमों से खेल रहे हैं और कूप की ओर दौड़ पड़ता है। सियारा उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन मीना पीछे रुककर मैडलिन को मुक्त करती है। बाद में दोनों कूप की ओर दौड़ते हैं और यह पता चलता है कि डेनियल और सियारा ने दरवाजा बंद कर लिया है। पक्षी उनके चारों ओर उड़ने लगते हैं, इसलिए उनके पास एक जाल के अंदर छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, जिसमें एक सड़ांग की गंध होती है जो शायद उनकी गंध को छिपा सकती है। जब सियारा और डेनियल आईने के सामने खड़े होते हैं, एक वॉचर अंततः जाल के ऊपर प्रकट होता है, लेकिन वह महिलाओं का पता नहीं लगा पाता और कूप की ओर दौड़ता है। वह अपनी पूरी ऊंचाई पर खड़ा होकर दहाड़ता है, जिससे और भी भयानक वॉचर्स को बुलाता है। जब वे कूप के बहुत करीब आ जाते हैं, तो डेनियल उन्हें बताता है कि उनके 2 सदस्य गायब हैं, इसलिए वॉचर्स गायब महिलाओं की तलाश में जाते हैं। कूप के आसपास का क्षेत्र साफ होते ही मीना और मैडलिन दरवाजे की ओर दौड़ते हैं और दया की भीख मांगते हैं।
मीना डेनियल को बताती है कि वह अपनी मां की मौत का कारण कैसे बनी और वह इस अपराधबोध के साथ नहीं रह सकती, और डेनियल को बताती है कि ये गलती उसे भी बाद में सताएगी। अंततः दरवाजा खुलता है और दोनों जल्दी से अंदर भागते हैं और फिर से बंद कर देते हैं। मैडलिन तुरंत डेनियल को डांटती है और कहती है कि उसे महीनों पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन अब वॉचर्स से निपटना अधिक महत्वपूर्ण है। समूह आईने के सामने खड़ा होता है और मैडलिन बताती है कि वह पहले लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं की टीचर थी। डंडा वह अनुसंधान के लिए जंगल में आई थी और अपनी पहली रात को उसने एक वॉचर देखा जो उसके विकृत संस्करण जैसा दिखता था। वॉचर्स कई क्लासिक कहानियों में हैं और उन्हें चेंजलिंग या परियों के रूप में भी जाना जाता है। वे मनुष्यों को देखना चाहते हैं ताकि उनका अध्ययन कर सकें और अंततः उनके जैसे बन सकें। अचानक एक वॉचर दरवाजा खटखटाने लगता है। सियारा की आवाज की नकल करते हुए मदद की भीख मांगता है। जल्द ही और अधिक वॉचर्स स्कूप पर चढ़ने लगते हैं। मनुष्यों की आवाजों की नकल करते हुए उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जब समूह दरवाजे के सामने एक नीच धकेलता है तो उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है और कालीन के नीचे फर्श पर एक चौकोर हिस्सा दिखाई देता है। जैसे जैसे वॉचर्स बाहर और अधिक आक्रामक होते जाते हैं, डेनियल उस चौकोर हिस्से को तब तक मारता है जब तक वह खुल नहीं जाता और उन्हें एक बंकर मिल जाता है। समूह तुरंत डार्विन के साथ नीचे चला जाता है, हैच को बंद कर देता है ठीक उसी समय जब वॉचर्स अंततः कूप में घुस जाते हैं। जब वे लाइट चालू करते हैं तो उन्हें वह जगह मिलती है जहां प्रोफेसर काम करता था। यह जगह फाइलों, किताबों और खाने पीने की चीजों से भरी हुई है जो उन्हें लंबे समय तक जीवित रखेगी। वहाँ एक बहुत पुराना कंप्यूटर भी है जिसमें इंटरनेट एक्सेस नहीं है, लेकिन मीना को 2009 से शुरू हुई वीडियो डायरी की एक श्रृंखला मिलती है। प्रोफेसर रोरी बताते हैं कि वह खिड़की से उन्हें देखने वाले जीवों से कितने मोहित हैं। प्रत्येक वीडियो दिखाता है कि कैसे रोरी धीरे धीरे अपना दिमाग खो रहा है और अंततः वह स्वीकार करता है कि उसने कूप बनाने के लिए जिन लोगों को काम पर रखा था वे वॉचर्स द्वारा हर दिन मारे गए। एक अन्य वीडियो में वह उल्लेख करता है कि एक वॉचर एक छोटी लड़की के रूप में उसके सामने प्रकट हुआ और वह सोचता है कि क्या मनुष्य उस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अगली रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि रोरी एक वॉचर को पकड़ने में सक्षम था और उसने उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वह जीव गुस्से में था। आखिरी वीडियो दिन 300 को रिकॉर्ड किया गया था और रोरी ने हार मान ली। उसने वॉचर को मारने और आत्महत्या करने की योजना बनाई, लेकिन पहले उसने एक संदेश छोड़ा, अगर किसी को यह मिल जाता है तो उसने नदी पर चिन्ह 134 के पास एक नाव छोड़ी जिसे पक्षियों का पीछा करके पाया जा सकता है। रोरी ने यह भी कहा कि देखने वाले व्यक्ति को उसकी विश्वविद्यालय में स्थित ऑफिस में जाना चाहिए और उसकी सभी चीजें नष्ट कर देनी चाहिए। मीना रिकॉर्डिंग में गोलियों की आवाज सुनकर रोने लगती है। समूह सहमत होता है कि वे सुबह नाव से निकल जाएंगे और सियारा जश्न मनाने के लिए कुछ संगीत बजाती है। वह डेनियल को अपने साथ नृत्य करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन डेनियल उदास हो जाता है जब वह बताता है कि उसने अपने अपमानजनक पिता से भागकर जंगल में खो गया था। सियारा उसे वादा करती है कि जब वे आखिरकार बच निकलेंगे तो वह उसके साथ रह सकता है और वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। अगली सुबह समूह मीना के निशानों का अनुसरण करता है जब तक कि वे चिन्ह 134 नहीं पाते। वहाँ वे डार्विन को मुक्त करते हैं और उसके पीछे पीछे जंगल में चलते हैं। अंततः उन्हें एक पत्थर का निशान मिलता है और मैडलिन बताती है कि यह वह जगह है जहां परियों को मनुष्यों के खिलाफ अपनी लड़ाई हारने के बाद कैद किया गया था। तब से वे वापस आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने पंख और जादू खो दिए हैं, इसलिए अब वे सूरज की रोशनी नहीं सह सकती। जैसे ही समूह दौड़ता रहता है, मीना को बार बार छोटी लड़कियां दिखाई देती हैं। जल्द ही बारिश होने लगती है और पक्षी उनके चारों ओर उड़ने लगते हैं, रात के आने की सूचना देते हुए। समूह वॉचर्स को आते हुए सुन सकता है, इसलिए वे जल्दी करते हैं जब तक कि वे नदी तक नहीं पहुंच जाते। सभी महिलाएं नाव पर चढ़ जाती हैं, लेकिन डेनियल जॉन की आवाज सुनता है और ठहर जाता है। कुछ सेकंड बाद डेनियल जॉन को किनारे तक खींचता हुआ दिखाई देता है और सियारा उसे चेतावनी देने की कोशिश करती है कि यह असली नहीं है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। नकली जॉन अपना रूप बदलता है और अपने पंजों से डेनियल को मार देता है। फिर उसका शरीर ब्लैंक हो जाता है क्योंकि और वॉचर्स उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और तीनों को घूरते हैं जब वे नाव चलाकर दूर चले जाते हैं। मैडलिन दूसरों को बताती है कि चिंता न करें क्योंकि वॉचर्स जंगल से बाहर नहीं जा सकते। सुबह में महिलाएं और डार्विन अंततः एक पुल को देखते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं और बस के आने का इंतजार करते हैं। सौभाग्य से ड्राइवर उन्हें अंदर ले लेता है और वे शहर लौटने पर आराम कर सकते हैं। बाद में जब मीना शावर लेती है तो वह अपनी माँ की मौत को याद करती रहती है। वह सड़क के बीच में पड़ी थी और उसकी बहन बार बार उसे पुकार रही थी। डंडा अगले दिन मीना प्रोफेसर रोरी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए विश्वविद्यालय जाती है, यह दिखावा करते हुए कि वह उसकी भतीजी है। उसे कूप का ब्लूप्रिंट, वॉचर्स पर एक शोध पत्र और एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें एक चित्रित स्क्रोल का अनुसरण किया गया है। युद्ध से पहले परियां मनुष्यों के साथ शांति से रहती थी, कभी कभी दोस्त और कभी कभी साथी के रूप में। उन जोड़ों ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो सूरज के नीचे चल सकते थे और रोरी सोचता था कि वे अभी भी समाज में मनुष्यों के रूप में छिपे हो सकते हैं। मीना एक बड़े कला के टुकड़े को देखती है और कुछ तस्वीरें पाती है जो उसे झकझोर कर रख देती हैं। शाम के समय मीना सियारा से मिलने जाती है और उसे कुछ तस्वीरें दिखाती है जो उसे मिली थी और यह पता चलता है कि मैडलिन रोरी की पत्नी थी। हालांकि वह 2001 में फेफड़ों के कैंसर से मर गई थी। मीना का मानना है कि रोरी ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए पकड़े गए वॉचर का उपयोग करने की कोशिश की थी और वह वॉचर ही मैडलिन बन गई जो उसके साथ वहां से निकली है।
उसी समय एक कार घर पर आती है और असली सियारा प्रकट होती है, जिसका मतलब है कि मैडलिन वॉचर ने मीना को सियारा बनकर धोखा दिया है। असली सियारा घर में आती है और वॉचर छत पर रेंगता हुआ जॉन बन जाता है, उसकी आवाज का उपयोग करके भ्रमित करता है और उसे बेहोश कर देता है। मीना भागने की कोशिश करती है, लेकिन वॉचर उसे पकड़ लेता है और उसे इधर उधर फेंकने लगता है और इंसानों के बारे में शिकायत करते हुए और डेनियल का रूप धारण करता है। मीना गिरती है और एक दर्पण टूट जाता है, जिससे वह एक टुकड़ा उठा लेती है, लेकिन वॉचर उसे घसीटता रहता है और उसे जंगल से भागने में मदद करने के लिए धन्यवाद देता है। फिर वॉचर बाहर जाता है और मैडलिन का रूप धारण करता है और समझाता है कि वह हमेशा जंगल से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि दूसरे वॉचर्स उसके धूप में चलने की क्षमता का मजाक उड़ाते थे। वे उसे बेवॉकर और विकृति कहते थे, इसलिए उसने रॉरी के पास जाकर उम्मीद की कि वह उसकी मदद करेगा। हालांकि जब रॉरी ने उसे गोली मारने की कोशिश की तो वॉचर ने पहले उसे मार दिया। कुछ ही सेकंड में वॉचर रॉरी और फिर मीना का रूप धारण कर लेता है। असली मीना को उसकी गर्दन से पकड़कर उसको करने की कोशिश करता है डंडा। मीना कहती है कि रॉरी का एक रहस्य था और वॉचर उसे छोड़ देता है ताकि वह बात कर सके। अब यह जानकर कि आधे खून वाले लोग इंसानों के बीच छिपे हुए हैं, वॉचर को एहसास होता है कि मैडलिन के रूप में जीने और आधा इंसानी खून होने के कारण वह इंसानों के इमोशंस को महसूस कर सकती है और अचानक उसके शरीर में पंख प्रकट होते हैं। वह छत पर उड़ता है और मीना को बताता है कि उसे उम्मीद है कि उसकी तरह और भी होंगे और फिर वह उड़ जाता है। बाद में मीना सियारा को चेक करती है, जो शुक्र है कि ठीक है। कुछ समय बाद मीना आखिरकार अपनी बहन और उसके बच्चों से मिलने जाती है और मेल मिलाप करती है। वह अपने जंगल के अनुभव को भी साझा करती है, यह बताते हुए कि उसे कभी कभी लगता है कि मैडलिन वॉचर भीड़ में छिपा हुआ उसे देख रहा है। यह अलग अलग रूप लेता है, लेकिन सबसे आम रूप वह छोटी लड़की है जिसे रॉरी ने देखा था। खिड़की पर डार्विन सड़कों को देखता है और वॉचर उसे वापस देखता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।